मेरा सांस बुरी तरह से उखड़ा हुआ था। मैं मुश्किल से कांपते हुए मुंह पर हाथ रखे अलमारी में छुपकर कमरे का मंजर देख रही थी। मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि मैं दिल की धड़कनों की आवाज़ अपने कानों तक सुन सकती थी। वो मर्द बाहर ही खड़ा था। वो कभी बिस्तर के नीचे देखता तो कभी दीवार में लगी अलमारी खोलकर मुझे ढूंढ रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे विश्वास था कि अब वो अलमारी की तरफ ही आएगा जहां मैं छुपी हुई थी, और वही हुआ। उसने जैसे ही अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए, मेरी आत्मा कांप उठी थी। उस काले बदसूरत आदमी के हाथ में उसी के रंग रूप का एक काला कुत्ता भी था, जो जीभ निकाले इसी तरफ देख रहा था। और तभी एक झटके से अलमारी खुली। वो मुझे कहर भरी नज़रों से देख रहा था। फिर उस काले भद्दे इंसान ने मेरा नाम पायल है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं बहुत ही गरीब घराने से संबंध रखती हूँ। मैं देखने में ऐसी थी कि कोई एक बार मुझे देख लेता तो मुड़ मुड़कर मेरी तरफ देखता था। मैं सिर्फ खूबसूरती में ही माला माल थी, बाकी हमारे घर के हालात बहुत ही ख़राब थे। मैं मर्दाना कपड़े सिलती थी और मेरी सिलाई की हुए कपड़ों की पूरे इलाके में धूम मची हुई थी। जो एक बार मुझसे अपना सूट सिलाई करवाता, वो फिर ब्रांडेड और महंगी बुटीक को भी भूल जाता था। मेरे हाथों में कुछ था ही ऐसा कमाल। मुझे अपनी खूबी और हुनर पर खूब घमंड था। मेरे सिलाई किए हुए मर्दाना कपड़े बिल्कुल किसी ब्रांडेड बुटीक से लाए हुए लगते थे। इसीलिए कई डिजाइनर बुटीक वाले मुझे अपने बुटीक में रखने की इच्छा रखते थे, लेकिन मैं सबको मना कर देती थी। मैं अपनी मेहनत के पैसे अपनी मर्जी से वसूल करती थी। समय के साथ साथ मेरे हाथों में और भी सफाई आ गई थी और मुझ में थोड़ा बहुत घमंड भी आता चला गया। मुझे जहाँ फ़ायदा लगता मैं वहीं काम करती थी, और अब तो मर्दों से मुंह मांगी कीमत लेकर उनके कपड़े सिलती थी। अभी मेरे पास लगभग 5 सूट पड़े थे, जो कि सिलाई करके मुझे इसी हफ्ते में दे देने थे। इसके अलावा बुटीक के लिए भी हर महीने कुछ सूट मैं सिलाई कर दिया करती थी। मैंने एक नज़र अपने टूटे दीवारों में दरारें पड़ती कमरे में डाली थी, जो कि जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ था और उसमें दरारें आई हुई थीं। पूरा घर पुराना हो चुका था। मैंने ठंडी सांस भरी और फिर सोचने लगी कि इस महीने जितने भी पैसे बनेंगे उनसे अपने कमरे की मरम्मत जरूर करवाऊंगी। इन्हीं सोचों में मगन मैं एक मर्दाना सूट सिलाई करने में बिजी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने अपनी छोटी बहन को दरवाज़ा खोलने के लिए कहा, लेकिन मेरी माँ उठी और दरवाज़ा खोल दिया। न जाने कौन था। एक पल को तो बिल्कुल ही खामोशी छा चुकी थी। मैं कपड़े सिलाई करने में बिजी थी कि तभी मुझे कमरे में एक भारी भरकम कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो कदमों की आवाज़ सुनकर मैं फ़ौरन नज़रें उठाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। एक पल को सामने खड़े आदमी को देखकर मैं सहम सी गई थी। सामने एक काला दानव की तरह आदमी खड़ा हुआ था। उसका कद कोई शायद 6 फीट से भी ऊपर मालूम होता था। वो बहुत ही मोटा, काला और भद्दा सा था। इस कदर काली रंगत का मालिक था कि मुझे तो दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि ये कोई अफ्रीका का काला हबशी है जो यहाँ आ गया है। उसके मोटे मोटे भद्दे से नए नक्श और काली रंगत, फिर उस पर उस इंसान की वो अजीब सी मुस्कुराहट देखकर सबसे पहले मुझे अपने दुपट्टे का ख्याल आया, जो गर्मी और घुटन की वजह से मैंने उतार कर साइड में रख दिया था। मेरे लिए वो इंसान बिल्कुल अजनबी था। उस इंसान का यहाँ क्या काम था? मैं तो उसे जानती भी नहीं थी और ना ही वो हमारा कोई रिश्तेदार था। फिर भी हमारे घर क्यों आया था? दूसरा सवाल मेरे दिमाग में यही आया कि मेरी माँ ने उसे अंदर आने ही क्यों दिया। यहाँ तक कि वो सीधा मेरे कमरे में बिना दस्तक के दाखिल भी हो गया था। मेरी माँ भी कुछ पलों के बाद ही मेरे कमरे में आ गई थीं। मैंने सवालिया नज़रों से अपनी माँ को देखा और माँ ने मेरी तरफ देखा। तभी मेरी माँ बोली कि ये कह रहे हैं तुमसे सिलाई के बारे में बात करनी है। मुझे अचंभा हुआ, मगर शायद वो भी मेरा कोई ग्राहक ही था जो मुझसे कपड़े सिलवाने आया था। यही सोचकर मैंने उसे बिठाया तो उसने बगैर किसी लाग लपेट के अपनी बात कहनी शुरू कर दी। वो टूटी फूटी हिंदी में बात कर रहा था। उसे मेरे सिलाई किए हुए मर्दाना कपड़े बहुत पसंद आए थे। उसके बाद वो जो बोला उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। वो कहने लगा, मेरा नाम एडी है और मैं आपके सिलाई की कपड़े एक बुटीक से ख़रीदे थे और बड़ी मुश्किल से उस बुटीक से आपका एड्रेस लेकर यहाँ पहुँचा हूँ। मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ दुबई चलें। वहाँ इससे डिज़ाइनर कपड़ों की बहुत मांग होती है। हाल में ही एक बड़ी ब्रांच का उद्घाटन भी हुआ है। मैंने आपके लिए वहाँ बात भी कर ली है। अगर आप चाहें तो दुबई में कपड़े सिलाई करके रातों रात आप लाखों रुपये कमाकर अमीर बन सकती हैं। उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गई थी। कैसा अजीब इंसान था। उस इंसान से मेरी ना जान पहचान, वो यूं ही एक सांस में बात कहे जा रहा था। मैं टकटकी बांधे उसे देखती रह गई। उसने कहा
कि मैं एक सूट जो यहाँ सिलाई करती हूँ, अगर दुबई में एक सूट ऐसा ही सिल दिया तो मुझे उसके 10 गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मैं तो आंखें झपकाना ही भूल गई थी। माँ ने एक नज़र मेरी तरफ देखा, उनकी आंखों में भी चमक सी उतर आई थी। मैं मानती हूँ उसकी बातें हम जैसे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए दिलचस्पी का कारण बन सकती हैं, मगर मैं एक गैर आदमी पर आंखें बंद करके भरोसा नहीं कर सकती थी। मैंने उसे जान छुड़ाना चाही कि मुझे ज़्यादा का लालच नहीं है, मैं हिंदुस्तान में रहकर ही अपना गुजर बसर कर लूँगी। मगर तभी उस काले भद्दे इंसान ने एक नज़र मेरे टूटे फूटे से घर पर डाली, जिसका पेंट जगह जगह से उतर चुका था, दीवारों में कई सुराख हो चुके थे, छत से भी सीलन साफ दिखाई दे रही थी। एक दो तूफान तेज आ जाते तो हमारा घर शायद जमीन पर ढेर हो जाता। उसने एक नज़र चारों तरफ डाली, फिर बोला, आप ऐसे गुजर बसर करेंगी? क्या आप नहीं चाहती कि आपका ये पुराने मकान की जगह एक नया आलीशान महल जैसा घर खड़ा हो? आपको जो मौका मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता, और आप जैसे और आपसे अच्छी हुनर की लड़कियां मुझे आसानी से मिल सकती हैं। आप सोच समझकर मुझे जवाब दे सकती हैं। ये कहकर उसने अपनी जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से जलाकर आने लगा। वो बड़े सुकून से मेरे पुराने से कमरे में बैठा मेरे जवाब के इंतजार में था। मैं सोच में पड़ चुकी थी, बात तो उसकी ठीक थी। मैं कौन सा अनोखा काम जानती थी। यहाँ मुझसे अच्छी सिलाई वालों से दुनिया भरी पड़ी थी, और ये मौका बार बार भी नहीं मिलता। मुझे आगे तो बढ़ना था। मैं अपने घर की एक अकेली कमाने वाली थी। पापा मेरे मर चुके थे, बहन भाई छोटे थे। खर्च और बढ़ती महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी थी। मैं हिंदुस्तान में रहकर जी तोड़ मेहनत भी कर लेती तो 2000 से ऊपर सिलाई के पैसे नहीं ले सकती थी। लेकिन दुबई के दिरहम थे, मेरे पास ज़्यादा पैसे कमाने का मौका बार बार नहीं आ सकता था। मैं अभी यही सोच रही थी कि इससे पहले कुछ और कहती, उस इंसान ने अपनी जेब से चेक निकाला और मेरी माँ की तरफ बढ़ा दिया। कहने लगा, ये एक मामूली सा एडवांस है। अगर आप मेरी ऑफ़र को स्वीकार करती हैं तो मैं आपको इससे भी 2 गुना पैसे और दूंगा, ताकि आप अपने इस टूटे फूटे से घर की मरम्मत करवा सकें। मेरी माँ ने जब चेक देखा तो एक पल को मेरी माँ के हाथ कांप उठे थे। उन्होंने खुद को संभालते हुए अपने सूखे होंठों पर जबान फेरी और चेक मेरी तरफ बढ़ा दिया। चेक पर लिखा पैसा देखकर तो मैं भी हैरान हो चुकी थी। चेक पर तो 10 लाख की रकम थी। मैं बड़ी हैरान हुई। उस इंसान ने मुझे अभी से ही 10 लाख रुपये दे दिए थे। मेरे दिल में लालच जाग उठा। मेरी माँ का भी कुछ ऐसा ही हाल था। मुझे लगा शायद यही आखिरी मौका हो अपनी किस्मत संवारने का। मुझसे पहले ही मेरी माँ बोली कि मेरी बेटी दुबई ज़रूर जाएगी, आप बस उसके जाने के इंतज़ाम कर दें। माँ की जल्दबाजी पर मैं हैरान हुई। वो इंसान तो खुशी से फूले नहीं समा रहा था। वो वहाँ से बाकी के मामले तय करने के लिए जा चुका था, जबकि मैं माँ को देखने लगी। मेरे हाथ में बैठे बैठे 10 लाख रुपये आ चुके थे, मगर वो इंसान इतनी बड़ी रकम हम लोगों को क्यों देकर गया था? इतनी रकम तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। पापा के मरने के बाद अपनी दोनों बहनों और छोटे भाई की जिम्मेदारी मुझ पर ही आ चुकी थी। मैंने ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी नहीं की थी, मगर भगवान ने मुझे ये हुनर दे रखा था कि मैं बहुत ही अच्छे कपड़े सिल लेती थी। मैं गरीब थी, इतना ही कमा पाती थी कि महीने के आखिर में अपने बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा और बाकी घर का सौदा सुलभ खरीद पाती थी। बाकी की इच्छाएं तो मैंने जैसे बरसों पहले ही दिल में दफन कर ली थीं। मगर अब जब ये दुबई जाने की ऑफ़र सुनी तो मेरी खुशी की कोई हद न रही। मेरी माँ मुझे दुबई भेजने के लिए तैयार थीं। कहने लगीं, हमारे हालात बदल जाएंगे। मेरी माँ तो वैसे भी थोड़ा लालची टाइप की थीं, या फिर तंगी सहते सहते वो थक चुकी थीं। मेरा दिल अभी भी अंदर से थोड़ा डर का शिकार था, मगर अपने बहन भाइयों के अच्छे फ्यूचर के लिए और अपनी माँ की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे ये कुर्बानी देना पड़ी, और मैंने दुबई जाने के लिए हामी भर ली। कुछ ही हफ्तों में तमाम ज़रूरी कागजात तैयार हो गए थे। वो काला सा इंसान जिसका नाम उसने एडी बताया था, कई बार घर आकर मुझे ज़रूरी कागजात पर साइन ले चुका था। मुझे पढ़ना तो नहीं आता था, लेकिन बस अपना नाम लिख लेती थी। उसने कहा, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 साल से पहले न तुम हिंदुस्तान वापस आ सकती हो, न ही कहीं और किसी जगह काम कर सकती हो। मेरे सामने कॉन्ट्रैक्ट पेपर के साथ 15 लाख का चेक और भी रखा हुआ था, इसलिए बिना सोचे समझे मैंने साइन कर दिए। कुछ ही दिनों में मेरा वीज़ा, टिकट सब कुछ बन चुका था, और फिर मैं अपनी माँ और बहन भाइयों को छोड़कर दुबई के लिए रवाना हो गई। एडी मेरे साथ ही जा रहा था। मैं देखने में बहुत ही खूबसूरत थी, और उस इंसान के साथ प्लेन में बैठे मुझे अजीब सा लग रहा था। वो एक काला और मैं सफ़ेद रंग की मालिक, ना जाने क्यों, लेकिन मुझे वो आदमी एक आँख नहीं भा रहा था, बल्कि ऐसा था जैसे
जिसे देखकर इंसान नज़रें बदल ले। मुझे उस इंसान के इतने भद्देपन से घिन आ रही थी, लेकिन मैं सब कुछ पैसे के लिए कर रही थी, इसलिए मजबूरन मुझे उसके साथ जाना पड़ रहा था। इस सफ़र के दौरान मैंने उससे एक बार भी कोई बात नहीं की थी। दुबई पहुंचकर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी और डर सर उठाने लगे थे। न जाने अब यहाँ आगे मेरे साथ क्या होने वाला था। मेरे दिल में अजीबोगरीब से बसबसे सर उठा रहे थे। मैंने एक नज़र उस आदमी पर डाली जो मुझे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में कुछ ऐसी चुभन थी कि मैं ज़्यादा देर तक उसकी आंखों में देख न पाई। दुबई पहुंचने के बाद उसने मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर एक फ्लैट पर ले आया। मैं फ्लैट में दाखिल हुई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वो फ्लैट तो बिल्कुल छोटी सी बुटीक जैसा लग रहा था। वहाँ पर मर्दाना कपड़े सिलाई करने के लिए हर चीज़ मौजूद थी। वहाँ के ऐशो आराम देखकर एक पल के लिए तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने तो सपने में भी ऐसा आलीशान फ्लैट नहीं देखा था और ना ही सोचा था कि कभी दुबई आऊँगी। एडी ने मुझसे कहा कि ये मेरा ही फ्लैट है, तुम इस फ्लैट में रहोगी और मैं अपने दूसरे फ्लैट में रहूँगा। यहाँ रहकर तुम अपने कपड़े सिलाई करना। मुझे वहाँ छोड़ने के बाद वो वहाँ से जा चुका था। अगले ही दिन से कई सारे कपड़ों के ऑर्डर वो लेकर मेरे पास आया और उसने मुझे कुछ लोगों से भी मिलवाया। मुझे वहाँ की ज़बान नहीं आती थी, इसलिए जो भी इंसान मेरे घर आता वो एडी से ही बात करता था। पहले ही सूट को जब मैंने सिलाई किया तो वो ग्राहक को बहुत पसंद आया और उसने मुझे इतनी रकम दी जिसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थीं। इतनी रकम तो शायद मैं 10 जगह सिलाई करके भी हिंदुस्तान में कमा नहीं सकती थी, जो मुझे यहाँ एक जोड़े की सिलाई के बदले मिल रहे थे। यहाँ आकर जो दिल में थोड़ी बहुत बेचैनी और डर था वो अब दूर हो चुके थे। मैं अब खुश रहने लगी थी और मुझ में जैसे घमंड और भी बढ़ने लगा था। मुझे लगता था कि जिस तरह से मैं पैसे कमा रही हूँ, बहुत ही जल्द मैं अमीर हो जाऊँगी और अपने बहन भाइयों को भी यहीं दुबई बुलाकर सेट हो जाऊँगी। एडी रोजाना यहाँ आया करता था, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो वापस चला जाता। मैं इस फ्लैट में अकेली ही रहती थी, मगर फिर उसका रोज़ रोज़ का आना बढ़ने लगा था। जैसे जैसे मेरा काम बढ़ने लगा था, वो धीरे धीरे रात यहीं गुजारने लगा था। इस फ्लैट में 4 कमरे थे, 2 सिलाई के लिए और एक कमरा मेरा था और एक कमरा वो हमेशा लॉक रखता था। एडी जब भी आता उसी कमरे में जाता, फिर वो वहाँ सोने भी लगा था। अब तक उसने मुझ पर कभी बुरी नज़र नहीं डाली थी और मुझे बहुत ही सम्मान के साथ बात करता था, इसलिए मुझे कभी उसे लेकर बुरी नीयत का शक नहीं हुआ था। पहले 1 महीना तो फ्लैट में रहकर खूब कमाई की, कुछ पैसे और तोहफे घर अपनी माँ और बहन भाई के लिए भी भेजे, मगर फिर धीरे धीरे काम मिलना बंद होता चला गया और एडी का घर पर आना जाना बढ़ने लगा। एक दिन वो फ्लैट पर आया तो लड़खड़ा कर चल रहा था। इस हालत में देखकर मैं डर सी गई थी, न जाने उसे क्या हुआ था। मैं उसे भाई समझते हुए उसके करीब गई ताकि उसे संभाल सकूं। वो जिस कदर लड़खड़ा रहा था, उम्मीद थी कि वो फर्श पर गिर जाता, मगर जैसे ही मैं उसके करीब गई तो उसके शरीर से आती बदबू ने मुझे उबकाई आने पर मजबूर कर दिया था। उसके पास से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। ऐसा लगता था जैसे वो कोई नशीली चीज़ पीकर आया हो। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं वहाँ से हट गई। ये क्या हुआ? वो आदमी मेरे लिए गैर था। नशे की हालत में वो यहाँ क्या करने आया था? मैं डर के मारे उससे दूर होने लगी और भागकर अपने कमरे में चली गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। उस इंसान की नीयत क्या थी? वो क्या चाहता था? कहीं वो मेरी इज्जत? इतना सोच कर ही मेरी सोच वहीं पर दम तोड़ गई थी। मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे थे। एडी बाहरी सोफे पर बैठ चुका था और अब बार बार मुझे आवाज़ें दे रहा था। कम से कम इस समय तो मैं उसके पास नहीं जा सकती थी। कितनी ही देर तक मैं कमरे में बंद रही। जब बाहर से उसकी कोई आवाज़ ना आई तो मुझे लगा शायद वो जा चुका है। यही सोचकर मैंने एक सुकून की सांस ली और कमरे से बाहर निकल आई। सामने कोई भी नहीं था, लेकिन मेरा शरीर अब भी कांप रहा था। डर के मारे मेरा गला भी सूख चुका था। मैं जैसे ही पानी पीने के इरादे से किचन की तरफ जाने लगी तो मेरे गले से अचानक एक चीख निकल गई। एक काला भयानक कुत्ता किचन के फर्श पर खड़ा था। मुझे कुत्तों से वैसे भी बहुत डर लगता था। ऐसे काले भयानक कुत्ते को देखकर तो वैसे भी अच्छे भले इंसानों के होश उड़ जाएं। मैं तो फिर भी एक लड़की थी। मेरा पूरा शरीर बर्फ की तरह जम चुका था। मैंने पीछे की तरफ मुश्किल से कदम उठाने शुरू किए, मगर तभी मेरा शरीर किसी सख्त चीज़ से टकरा गया। मैंने पलट कर देखा तो वही काला भद्दा इंसान मेरे पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। मुझे यूं डरे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और कहने लगा, कब से आवाज़ें दे रहा हूँ आपको, आखिर आप बोल क्यों नहीं रही थीं? तुम्हारे लिए कपड़ों का ऑर्डर लाया हूँ। बड़े धड़ल्ले से उसने मेरा हाथ पकड़ा था। मैं उस कुत्ते के डर से कांप रही थी। मैंने
मुश्किल से कुत्ते की तरफ इशारा किया। डर के मारे मेरे मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो इंसान इतने बड़े खतरनाक कुत्ते को देखने के बावजूद भी एकदम नॉर्मल खड़ा था। मैं कांपती हुई आवाज़ में बोली, वो कुत्ता, उसे मारो। मगर उसका कहकहा बुलंद हुआ था। उसका हर अंदाज मुझे चौंका रहा था। उसने मेरी सिलाई मशीन वाली मेज़ पर मुझे बिठाया और फिर बड़े आराम से उस कुत्ते के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो इंसान मेरे पास आने लगा तो मैं डर के मारे चिल्लाने लगी। मुझे लगा शायद डर से आज मेरी मौत ही हो जाएगी। वो कहने लगा, ये ब्लैक माइकल है, मेरा दोस्त है, मेरी जान है, मुझे इस कुत्ते से बहुत मोहब्बत है। वो मेरे पास आया और बोला, मुझे आज किसी इंसान के नहीं बल्कि अपने इसी कुत्ते के कपड़े सिलाई करवाने हैं। तुम अगर मेरे इस पालतू कुत्ते के कपड़े सिलाई करोगी तो तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। मैं तो उस कुत्ते को देखकर सांस लेना भूल गई थी तो मैंने इनकार कर दिया। वो कहने लगा, तुम क्यों डर रही हो, ये पालतू है, तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। मैं तुम्हें इसकी सिलाई के 5 लाख दूंगा। 5 लाख सुनकर मैं खामोश हो गई। अभी कल ही मेरी माँ से मेरी बात हुई थी। मुझसे छोटी बहन का बहुत अच्छी जगह रिश्ता आया था, लेकिन वो शादी जल्दी करने को कह रहे थे। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें जल्द से जल्द शादी के लिए पैसे भेजूं। मेरे लिए ये अच्छा मौका था। वो अब भी नशे में था और मुझे बड़े गौर से देख रहा था, और उस आदमी के हाथ में कुत्ता भी उसी की जैसी रंगत का काला था। मैंने कहा, ठीक है, मैं सी दूंगी। मेरे शब्द डर के मारे कपकपा रहे थे, लेकिन मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत भी थी, इसलिए मैंने हामी भर ली। उसने उस कुत्ते को टेबल पर बिठा दिया। मैंने इंची टेप उठाया और नाप लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ी। कांपते हाथों के साथ मैंने उस कुत्ते का नाप लिया। उसके बाद एडी उस कुत्ते को लेकर अपने कमरे में चला गया। मैं डर के मारे वहीं की वहीं बैठी रह गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी मेरी आजमाइशों का सिलसिला शुरू हो चुका है। रात को जब मैं अपने कमरे में सो रही थी तो मुझे ये महसूस हुआ जैसे कोई चीज़ मेरे शरीर के साथ लिपटी हुई है। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं तो सांस लेना भूल गई थी। वही काला कुत्ता मेरे शरीर को अपने लपेटे में लिए हुए था। डर के मारे मैं चिल्ला भी नहीं पाई, लेकिन फिर भी हिम्मत करके मैंने चीख मारी थी। वो कुत्ता मुझसे पीछे हट गया। मैं मुश्किल से उठकर दरवाजे के सामने आई। एडी खड़ा था। मैं बिना सोचे समझे ही उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उस समय कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुत्ते की डर की वजह से मेरी जान निकली हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं किस मुसीबत को दावत दे रही हूँ। मेरे होश तो उस समय उड़े जब उस आदमी की पकड़ मुझ पर मजबूत हुई थी। धीरे धीरे उसने अपनी बाहों का घेरा तंग किया था और अपने काले भद्दे से होंठ मेरी गर्दन पर रख दिए थे। मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे करंट लगा हो। मैंने झटके से खुद को उससे आज़ाद किया, लेकिन वो मेरी तरफ फिर से बढ़ने लगा। कहने लगा, अब समय आ गया है कि मैं तुम पर सारी सच्चाई खोल दूं। वो मेरे करीब आया और मुझे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया और अपना काला चेहरा मेरे चेहरे के करीब किया और बोला कि तुमसे मुलाकात करने से पहले भी मैं तुम्हें देख चुका था। एक बार मैं बुटीक से कपड़े खरीद रहा था और मैंने उस समय तुम्हें बुटीक में ही देखा था। उस समय मुझे तुम्हारी सिलाई से कोई भी मतलब नहीं था, मुझे तो बस तुमसे मतलब था। तुम्हारी खूबसूरती को देखकर मैं अपने होश खो बैठा था और तुमसे मोहब्बत कर बैठा था। लेकिन मैं जानता था कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की मुझ जैसे बदसूरत इंसान से कभी भी शादी नहीं करेगी, इसलिए मैंने तुम्हें पाने का दूसरा रास्ता अपनाया। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है, इसीलिए मैंने ये रास्ता चुना तुम्हें अपनाने के लिए। जब तुम वहाँ बुटीक से चली गई तो मैंने तुम्हारा पीछा किया, तुम्हारा घर देखा और फिर उसी बुटीक के ऑनर से तुम्हारे बारे में मालूमात इकट्ठी की। तुम गरीब और मजबूर लड़की थीं, इसलिए मैंने तुम्हारी मजबूरी की कीमत लगाई थी। वो फिर कहने लगा कि मैं जानता था कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, इसलिए तुमसे मैरिज पेपर के डॉक्यूमेंट्स पर साइन लिए थे। कानूनी तौर पर मैं तुम्हारा पति और तुम मेरी पत्नी हो। और इस बात ने तो मेरे ऊपर पहाड़ तोड़ दिए थे। मेरे सर पर एक धमाका हुआ था। मैं फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। वो बड़ी बेबाकी से मेरी तरफ बढ़ रहा था। मेरा तो ये हाल था कि काटो तो शरीर में खून नहीं। एक तो ना उसके जात और धर्म का पता था, ऊपर से इस कदर बदसूरत था कि उसे आंख भरकर मैं देख भी नहीं सकती थी। वो कैसा घिनौना खेल खेल चुका था मेरे साथ। मैं पागलों की तरह चीखने लगी। मैंने रोते हुए सर ना में हिला दिया। मैंने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, लेकिन मुझे तो सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ ही गुजारनी है और तुम चाहकर भी मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वरना कौन बेवकूफ़ होगा जो 25 लाख सिर्फ सिलाई के लिए एडवांस में दे देगा। मैं तुम्हारी पूरी कीमत अदा कर चुका हूँ, इसलिए अब तुम्हारे और नखरे नहीं देखूंगा। वो बहुत ही गुस्से से कह रहा था। फिर मुझे एक दुल्हन का खूबसूरत जोड़ा देकर चला गया। कहने लगा, रात तक तैयार रहना,
मुझे आज की रात कोई भी ड्रामा नहीं चाहिए। वो जा चुका था और मैं यूं थी जैसे मेरे शरीर में जान ही ना हो। कैसा घटिया खेल खेला गया था मेरे साथ। मेरी मजबूरी को किस तरह से उस इंसान ने इस्तेमाल किया था। ये तो सच है, कोई भी सिर्फ कपड़े सिलाई की इतनी बड़ी रकम नहीं देता। मैंने कैसे सोच लिया कि सिर्फ कपड़े सिलाई करवाने के वो आदमी मुझे दुबई ले जा रहा है। पहले तो मैं अपनी बेवकूफ़ी पर खूब फूट फूट कर रोई, लेकिन फिर ये सोचा कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। यही फैसला करते हुए मैं जल्दी से खड़ी हुई और कमरे से बाहर आ गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा तो वो बाहर से लॉक था। मैंने दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया कि कोई दरवाज़ा खोले, मेरी मदद करे। मुझे इस आदमी से नफरत है, मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती। मैं चीख चीख कर थक चुकी थी, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आया। मैं खिड़की की तरफ बढ़ी ताकि खिड़की के जरिए भाग सकूं, लेकिन ये फ्लैट 10वीं मंजिल पर था और वहां से भागने का रास्ता न था। मैं हर तरफ से मायूस होकर अपने कमरे में आ गई। सामने बेड पर एक वाइट नेट का बेहद खूबसूरत सा गाउन रखा हुआ था, लेकिन उस बदसूरत इंसान का अपने साथ ख्याल करना भी मुझे कांपने पर मजबूर कर रहा था। वो काला भद्दा इंसान आज मेरे शरीर को छुएगा, ये सोच ही मेरे लिए किसी कयामत से कम नहीं थी। इसलिए मैंने खुद को एक अलमारी में छुपा लिया था, क्योंकि रात हो चुकी थी, वो किसी भी समय घर आ सकता था। जैसे ही मैंने खुद को अलमारी में छुपाया, मुझे बाहर से दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ लिया हो। उस इंसान से मैंने मुश्किल से छुपते छुपाते हुए अपने मुंह पर हाथ रखा था और अलमारी में छुपकर कमरे का मंजर देख रही थी। मेरा दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था कि दिल की धड़कनें अपने कानों तक सुन रही थी। वो आदमी बाहर ही खड़ा था। वो कभी बिस्तर के नीचे देखता तो कभी दीवार में लगी अलमारी खोलकर मुझे ढूंढ रहा था। बार बार मेरा नाम लेकर पुकार रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैली हुई थी। मुझे विश्वास था कि अब वो इस अलमारी की तरफ ही बढ़ेगा जहां मैं छुपी हुई थी। उसने जैसे ही अलमारी की तरफ कदम बढ़ाए, मेरी सांस गले में अटक गई थी और फिर अचानक ही उसने अलमारी का दरवाज़ा खोल दिया और हाथ पकड़कर मुझे बाहर निकाल दिया। मैं उसके सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी। मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि मैं एक हिंदू लड़की हूँ और तब तक तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं बना सकती जब तक तुम खुद मेरा धर्म स्वीकार न कर लो और मेरे रीति रिवाज के अनुसार मुझसे शादी न कर लो। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर तक मुझे गौर से देखने लगा। मैं ये जान चुकी थी कि मेरे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए मैंने किस्मत के आगे हथियार डाल दिए थे। मेरी बात सुनकर वो कहने लगा, मुझे तुम्हारी हर बात मंजूर है, तुम तैयार हो जाओ और फिर हम तुम्हारे रीति रिवाज के अनुसार फेरे लेकर शादी करेंगे और मैं तुम्हारे धर्म को भी अपना लूँगा। और फिर वही हुआ। मैं किसी बेजान शरीर की तरह उस इंसान के साथ दुल्हन के जोड़े में तैयार खड़ी थी। वो मुझे एक पंडित के पास ले गया। वहाँ पंडित जी के सामने उसने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। हमारे रीति रिवाज के अनुसार मेरी और उसकी शादी करवाई और फिर उसने हमारा धर्म भी अपना लिया। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर गाड़ी में ले आया। गाड़ी उस समय ड्राइवर चला रहा था। वो मेरे पीछे मेरे साथ ही बैठ गया। उसे अपने पास बैठे देखा और जब हकीकत को गहराई से सोचा तो मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी। मैं एक नाजुक और हसीन सी लड़की थी और वो इंसान मुझसे बिल्कुल उल्टा था। मुझे बचपन में सुनी हुई ब्यूटी एंड द बीस्ट की कहानी याद आने लगी। मेरे लिए वो इंसान एक बीस्ट ही था। उस इंसान के लिए ये रात अरमानों भरी रात थी, लेकिन मेरे लिए ये रात कयामत से कम नहीं थी। घर आकर उसने अपनी हर ख्वाहिश पूरी की थी, लेकिन मेरा शरीर तो ऐसा था जैसे बर्फ़ की तरह ठंडा पड़ा हुआ था। मैंने अपना आप उसके हवाले तो कर दिया था, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ नफरत भरी हुई थी। मेरी संगत पाकर वो बहुत खुश था। मेरे घर वालों को पैसे भी भेजता, मेरा भी बहुत ख्याल रखता था, लेकिन मैं उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाई थी। जब जब रात को मेरे करीब आता और मुझसे आलिंगन करता, मेरा शरीर बस बेजान रहता था। वो मुझसे शिकवा करता कि पायल, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ, जो हुआ उसे भूल जाओ, मेरी मोहब्बत को स्वीकार करो। लेकिन मैं आज तक उसकी मोहब्बत को स्वीकार नहीं कर पाई थी। मैं उससे बातचीत नहीं करती थी, ना ही उसकी तरफ देखती थी। मेरी शादी को कुछ ही महीने गुजरे थे जब मुझे एक और बुरी खबर सुनने को मिली कि मैं उस इंसान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। उस दिन मैं बहुत रोई थी। मुझे इस तरह से रोता देखकर वो एकदम चुप सा हो गया था। उस दिन मैंने अपनी नफरत का भरपूर इजहार किया था। मैंने कहा, तुम्हारी संगत की वजह से अब मुझे खुद से भी घिन आने लगी है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह ही बदसूरत होगा। मुझे कहीं से जहर लाकर दे दो, मेरे लिए मौत आसान है, लेकिन तुम्हारी संगत मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक है। मैं गुस्से में ना जाने क्या क्या कह रही थी। वो खामोशी से मेरी बात सुनता रहा, फिर कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद वो इंसान मेरे सामने नहीं आया, दूसरे कमरे में सोया करता था। समय यूं ही गुजरने लगा। जिस दिन मैं हॉस्पिटल गई, दर्द की वजह से मुझे लगा मैं मर जाऊंगी। उस समय वो मेरा हाथ थामे मुझे तसल्ली दे रहा था। डॉक्टर ने जब कहा कि वो मुझे बचा सकता है या फिर बच्चे को,
तो उसने कहा मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, और उसके बाद मैं बेहोश हो चुकी थी। जब मुझे होश आया तो मेरे कानों में बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आंखें खोली तो मेरा बच्चा भी जिंदा था और बहुत ही प्यारा था। उसने अपने पापा का रंग लिया था और मेरे नए नक्श। बहुत ही खूबसूरत था मेरा बच्चा। उसे देखते ही मेरे दिल में ममता जाग उठी थी, लेकिन एडी कहीं नहीं था। मैंने सिस्टर से उसके बारे में पूछा तो वो कहने लगी, आपको ब्लड की ज़रूरत थी। आपके पति ने आपकी खातिर अपनी भी परवाह नहीं की। वो सिर्फ एक खून की बोतल दे सकते थे, लेकिन उन्होंने आपको अपनी बॉडी का आधा खून देकर आपकी ज़िंदगी बचाई है। हमारे लाख मना करने पर भी वो आपको बचाने के लिए जिद पर अड़े हुए थे। इस समय वो आईसीयू में हैं। और ये सुनकर पहली बार मेरा दिल उस इंसान के लिए तड़पा था। मैं फ़ौरन से उठी। सिस्टर ने मुझे मना भी किया उठने के लिए, लेकिन मैं नहीं मानी और आईसीयू में आ गई। वो बेड पर आंखें बंद किए लेटा हुआ था। आज ना मुझे उससे घिन आ रही थी, ना ही वो मुझे भद्दा लग रहा था। सामने लगी मशीन उसकी डूबती सांसों की खबर दे रही थी। मैं रोते हुए उसके साथ लग गई। उसने जरा सी आंखें खोली और कहने लगा, मैंने अपनी मोहब्बत के चक्कर में तुम्हारी ख्वाहिश का ख्याल नहीं रखा। मुझे लगा था मेरी मोहब्बत पाकर तुम मेरी इस गलती को माफ़ कर दोगी, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो कहने लगा, मैं काला जरूर हूँ लेकिन पत्थर दिल नहीं, वरना तुम्हें पाने में मैं इतना समय न लगाता। जिस दिन पहली बार तुम्हें दुबई लाया था उसी रात मैं तुम्हारा फ़ायदा उठा सकता था, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता था और तुम्हारी भी मोहब्बत के इंतज़ार में था कि मेरी मोहब्बत पाकर शायद तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए मोहब्बत जाग उठेगी। और ना ही मैं तुम्हारा धर्म अपनाता। मैं तुम्हारी मोहब्बत को पाना चाहता था, पत्नी बनाकर ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना चाहता था, इसीलिए ये सब किया। मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, बस मेरी शक्ल को देखकर लड़कियां मुझसे दूर भागती थीं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी देकर तुम्हारी ज़िंदगी बचाई है। मेरे मरने के बाद तुम आज़ाद हो जाओगी। बस तुमसे एक विनती है कि मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैंने कहा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं तुम्हारा सिर्फ ऊपरी रंग रूप देखा था, तुम्हारे अंदर की सुंदरता नहीं देखी। मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। उसी समय उसके कुछ दोस्त वहां पहुंच गए और उसे ब्लड डोनेट कर दिया। उसकी जान बच गई थी। उस समय मैंने ये जाना, रंग रूप अहमियत नहीं रखते, बस इंसान का इंसान होना ज़रूरी है। आज मैं अपने पति के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। शायद जितनी मोहब्बत मुझे एडी से मिली, मुझे विश्वास नहीं है कि किसी और से मुझे इतनी मोहब्बत मिली होती। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।